Whole Myanmar, yes. Myanmar, MPT good. पैसे एक्सचेंज कराने के बाद मैं एक अलग ही सिचुएशन में फंस गया था। दिमाग सा ख़राब हो गया था भाई। इवन तो आपको दिखने में सारी चीज़ें सब नॉर्मल लग रही होंगी, लेकिन भाई रात का सीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। व्हाट्सअप यहाँ पे बैन है, फेसबुक यहाँ पे बैन है, इंस्टाग्राम बैन है। गुड मॉर्निंग गाइज, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्लेस यंगून, द ओल्ड कैपिटल ऑफ बर्मा, लेकिन अभी की जो कैपिटल है दैट इज़ नवादीपो, वो एकदम बर्मा के सेंटर में पड़ती है। लेकिन अगर आप बर्मा के सबसे जो बिगेस्ट टाउन देखोगे दैट इज़ यंगून, जो पुराने टाइम में बोली जाती थी रंगून, और ये मेरे हिसाब से जो ब्रिटिशर्स थे उनकी कैपिटल हुआ करते थे। अगर आप बर्मा की हिस्ट्री में जाओगे तो भाई बर्मा को भी इंडिपेंडेंस ऑलमोस्ट अपने साथ ही मिली थी। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, और बर्मा को इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में। बर्मा भी अपने इंडिया की तरह कल्चरली, रिलीजियसली बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। इस कल्चरल डाइवर्सिफिकेशन के कारण बर्मा में उस टाइम पर इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थी, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके बर्मा के अंदर वैसे जो गवर्नमेंट थी, जो डेमोक्रेसी थी, वो आ गई थी 1948 में। लगभग थोड़े टाइम के बाद बिकॉज ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोकल रिबेल्स थे, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इस कारण से बर्मा के अंदर जो टेंशन थी वो राइज होने लगी थी। और इस कारण से 1960s और 50s के बीच में बर्मा का सबसे पहला मिलिट्री कू होता है, जो लास्ट करता है लगभग 50 साल तक। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगे थे, तो इस कारण ने मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। फिर लगातार 50 साल तक बर्मा ने इस मिलिट्री शासन को झेला, और उसके बाद से भाई काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे होती रही। बर्मा में कभी भी एक पीस वाला टाइम पूरी ऑल ओवर कंट्री कभी नहीं देख पाई। इस बात के ऊपर और बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे आज भाई डॉलर एक्सचेंज कराने हैं। अगर आप बर्मा के अंदर ऑफिशियल रेट देखोगे डॉलर का, वो है $1 इक्वल्स टू 2000 बर्मीज ख्यात, लेकिन ब्लैक मार्केट के अंदर आपको वही $1 4000 ख्यात तक का मिल जाएगा। यूँ मान लीजिए जैसा सीन इथियोपिया के अंदर था, सेम टू सेम सीन बर्मा के अंदर है। आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ करोगे तो उतने मतलब कि ऑफिशियल रेट से पे करना पड़ेगा। तो इसी कारण से जब मैं इंडिया से निकला तो मैं इंडिया से डॉलर्स कैरी करके आ गया था। यार थोड़े बहुत पैसे ऊपर नीचे हो ना कोई बात नहीं, आप कंट्री की इकोनॉमी में वो करोगे, लेकिन अगर ऑलमोस्ट दुगने प्राइस हो जाए ना तो कंट्री आपके लिए दुगनी महंगी हो जाती है। सबसे पहले यही करने वाला हूँ, जाके एक मार्केट में मैं पैसे एक्सचेंज करूँगा, और फिर एक सिम कार्ड लेनी है मुझे, और भाई फिर अपना जो रंगून का एक्सप्लोरेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो भाई एक बड़ा ही पंगा हो चुका है मेरे सामने। काफ़ी देर से मैं इधर उधर ढूंढ रहा था कि मिल जाए, और एक एक्सचेंज वाली शॉप पे भी गया, और वो एक्सचेंज वाले भाई मुझे एकदम ऑफिशियल रेट दे रहे हैं। ऑफिशियल रेट पे तो भाई कंट्री मेरे लिए बहुत महंगी हो जाएगी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं से मैंने पता किया है, उसी दुकान पर जाके मैं डॉलर एक्सचेंज कराने का ट्राई करूँगा। अभी रिसेंटली पंगा क्या हुआ है, मिलिट्री ने ना जो डॉलर खरीदना एक काइंड ऑफ ऑफेंस टाइप में बना दिया। जो लोग भी डॉलर की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थे उनके ऊपर आँच सी आ रखी है, और वो डर रहे हैं डॉलर खरीदने से। लेकिन फिर भी कंट्री के अंदर तो डॉलर की डिमांड तो अभी बढ़ी हुई है, तो वही चीज़ है अभी मुझे ढूंढना है। तो भाई ये जो मिलिट्री कू था, आप लोगों ने एक वीडियो बड़ी फेमस हुई थी, ये वाली वीडियो देखिए आप। इस वीडियो में लिटरली ये शो हो रहा है कि कैसे जो बर्मीज गवर्नमेंट है उसके ऊपर मिलिट्री ने कैसे कू किया। मिलिट्री कू है ना म्यांमार के अंदर, उस मिलिट्री कू के बाद ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं। अभी बर्मा के अंदर कोई भी फंक्शनिंग गवर्नमेंट नहीं है, सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल करती है यहाँ की आर्मी। 2021 में या 20 में कू हुआ था, इलेक्शन के जस्ट बाद ही। उसकी स्टोरी एक अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं। पहले मैं एक बार मेरे लिए जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो खरीद लेता हूँ। भाई पैसे एक्सचेंज कराने के बाद मैं एक अलग ही सिचुएशन में फंस गया था। दिमाग सा ख़राब हो गया था भाई। तो यहाँ से मुझे टैक्सी लेके निकलना पड़ा, मेरी मजबूरी हो गई थी, वरना एक बंदा मेरे पीछे ही नहीं छोड़ रहा था। ये वो करके तगड़ा सीन हो गया था, डर सा लग रहा था मुझे। थैंक यू भाई। सच में मुझे डर लग रहा था कि भाई मुझे वहाँ से वो आने देंगे या नहीं आने देंगे, लेकिन फाइनली कैसे ना कैसे करके आपका भाई इधर पहुँच चुका है। पैसे एक्सचेंज करा लिए मैंने। हेलो, यू हैव सिम कार्ड? MTC? Empty. MPT is good? Which is good? SIM card, which good? MPT or you speak English? No. Very good. Which SIM? Whole Myanmar. MPT? MPT 来高啦，没啦。 Yes. Whole Myanmar, yes. Myanmar? MPT good? How much? This? 12,000? How many GB? Internet? တော့ဟို data ကလေကောက်ကိုဝင်ပါ
भाई बर्मा एक फेमस टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है नहीं, तो इस कारण से लोग यहाँ पे उतनी इंग्लिश जानते नहीं है, तो अभी हमारे बीच में एक कन्फ्यूजन हो रहा है, हम अपना जो मैसेज है समझा नहीं पा रहे हैं। भाई इधर पावर कट्स बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं, तो इस कारण से सब कुछ ऊपर नीचे हो रहा है। बाकी जो करेंसी एक्सचेंज थी वो वाला काम हो गया, सिम कार्ड खरीद लिया मैंने, और अभी एक बार रूम में जाके आप लोगों से वो सारी चीज़ करूँगा, लेकिन पहले एक बार थोड़ा सा खाना पीना करते हैं यहाँ पे। हेलो Celeste only. हाँ Celeste. सेलेस चिकन यस No. नो चिकन ओके। अब आधी बात मेरे को समझ भी नहीं आ रही है, वहाँ पे जाके देखूँ आके उनके पास खाने के लिए क्या क्या है। भाई अभी मैं एक खाने वाली जगह पे ऊपर आ गया हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले पेट पूजा करने वाला हूँ, उसके बाद हॉस्टल में जाके पेमेंट करूँगा। अभी तक मैंने कल रात की मेरी हॉस्टल की पेमेंट नहीं की है, और उसके बाद सोच रहा हूँ कि आज ये दाढ़ी वाड़ी और ये बाल वाल सब कटवा लूँ। ये मेरा बर्मा का पहला खाना होने वाला है, मैंने अभी तक बर्मा में खाना खाया नहीं था। कल रात को बस प्लेन में खाया था, प्लेन में वो अपने इंडिया में मैंने इतना खाना खा रखा था, प्लेन वाला खाना मैंने आधा छोड़ दिया। ये देखिए ये एक चिकन नूडल टाइप है, और ये एक यहाँ के लोकल सैलेड है, दो मैंने यहाँ पे ये पी लिए हैं। तो भाई 12,300 रुपये का मेरा खाना हुआ है, काफ़ी चीज़ें खाई है मैंने। ये देखिए आप, ये इन्होंने ना क्या कर दिया, मैं बताना भूल गया था, ये ड्राइड प्रॉन है, तो वही इसके अंदर वो मछली वाली स्मेल आती है। बाकी खाना बड़ा अच्छा था। थैंक यू इस मिंगला पे मिंगला वाशे थैंक यू। हाँ थैंक यू छेशु तुम्हारे छेशु तुम्हारे ओके थैंक यू छेसुबा। भाई मुझे हॉस्टल चेंज भी करना था, तो मैंने सोचा अभी कर ही लेते हैं। ये हॉस्टल तो ठीक है, लेकिन यार यहाँ पे ना एक छोटी सी प्रॉब्लम है। एक तो यार रूम उतने साफ़ नहीं थे, और लाइट बहुत कट हो रही है यहाँ पर। तो मुझे एक और हॉस्टल मिला है ना, वाईफाई अच्छा था यहाँ पे, लोग बड़े प्यारे थे, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। एक तो वो डॉलर फाइंड आउट करने में, अभी बस यहाँ से सिकंजी पीऊँगा, और फिर जो नया हॉस्टल है उसकी तरफ निकल जाऊँगा, बाद में फिर मार्केट की तरफ निकलेंगे। हेलो हेलो वन लाइम जूस ओके। आई कैन ईट दिस मैंगो Mango bee. It's good. Homemade. Homemade. Yes. You make? Yes. No light. No lie. 5 p.m. 5 p.m. Yes. No light day. Every day. Yes. Protect. Every day come and go, come and go. Yeah. कि दीदी बता रही है कि डेली ऐसी लाइट जाती है और आती है। अब शाम के 5 बजे लाइट आएगी। What's your name? Cho. Chu. Cho. Cho. C-H-O. Cho. Cho. Okay. Cho. Dipanshu. Dependent. Yeah. Yes. Thank you so much. ये आंटी है, इनका नाम है छो, और इन्हीं के पास अभी दिन में मैंने खाना खा के गया था, शायद आपने पहले जो देखा था ना। उसके बाद फिर ऊपर हॉस्टल में अपने सामान को पैक करने चला गया था। छो द लाइम वेरी गुड। Thank you so much. You speak full English or little? A little. How you say little in Burmese? Promise? Little. Ninne. निन्ने। जनवरी फरवरी में अगर आप बर्मा में आते हो तो बेस्ट टाइम है, इस टाइम पर आपको गर्मी दबा के मिलेगी। भाई कर दिए भाई, टैक्सी ऑर्डर कर दिया मैंने, अभी 2 मिनट में पहुंच जाएगी, और उसके बाद जो मेरा नया हॉस्टल है वहाँ पे पहुँच जाऊँगा मैं। टैक्सी यहाँ पे जो एप्लीकेशन काम करती है दैट इज़ ग्रैब, और टैक्सी वाले भाई साहब आ रहे हैं। ओके थैंक यू बाय बाय। हाउ आर यू ब्रदर? गुड। मंगलाबा। यहाँ पे ना ट्रैफिक रूल्स लोग बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। जैसे जो इवन स्ट्रीट हैं या ओल्ड स्ट्रीट हैं, उनके अंदर आप जा सकते हो, एक स्ट्रीट के अंदर दोनों तरफ का ट्रैफिक अलाउड नहीं है। ये बड़ा सही है यार, इस टाइप की मैनेजमेंट अपनी दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। व्हाट्स योर नेम ब्रदर? थॉन्ग्स। ओंग। ओह शिव पार्वती। यो तमिल? बुद्धिस्ट ओके। भाई साहब ने ना अपनी टैक्सी के अंदर शिव जी और पार्वती की फोटो लगा रखी है, तुंग भाई साहब ने। ये देखिए सामने जो आपको ये मंदिर दिख रहा है, ये एक तमिल मंदिर है। ओके थैंक यू मैन। भाई हॉस्टल में आ गया हूँ इस वाले में, और आपको दिखाता हूँ कि कैसा हॉस्टल है। ये मेरा रूम है, और ये देख रहे हो भाई, ये इतनी बड़ी गड्डी है मेरे पास, इन नोटों को मुझे संभाल के रखना है। ये हो गए हैं, मैंने $200 एक्सचेंज कराए हैं। $200 में मिले मुझे 149 नोट्स ऑफ 5000।
तो मुझे रेट पड़ गया ये 3730 का। यही अगर आप ऑफिशियल रेट देखोगे तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल रेट है दैट इज़ 2100 और मुझे रेट मिला है 3750। तो डिफरेंशिएशन आप देख सकते हो। ये बात भाई यहाँ की जो मिलिट्रीज को भी पता है, तो उस कारण से अभी जो एक्सचेंज वाले बंदे हैं ना उनको ढूंढना मुश्किल है और बहुत ज़्यादा शेडी काम हो जाता है। तो मैं जहाँ पे एक्सचेंज कराने गया था ना वो बंदा मुझे कोने में लेके गया और भाई लिटरली जैसे इतने नोट है ना, तो उसने क्या किया स्टार्टिंग में जो पहले बंदे के पास गया था उसने ऐसे करके बातें करके पीछे डाल लिए नोट, आधे नोट, और 4 बंदे आपको घेर लेंगे और भाई वो कोशिश करेंगे कि आप बातों में घुमा दें, काउंटिंग भुलवा दें। तो जब आप नोट काउंट करोगे तो कई बार आपसे गड़बड़ हो जाती है। यूँ मालूम हर टाइम मुझे एक नज़र उनके हाथों के ऊपर रखनी पड़ रही थी और दिल मेरा से पंपिंग कर रहा था बड़ कि भाई क्या हो रहा है ये। लेकिन फाइनली मुझे अच्छा रेट मिल गया। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप बर्मा आते हो तो किसी के साथ जाओ, अकेले जाओगे ना तो चीज़ें बहुत शेडी हो सकती हैं और वो बंदे कुछ भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। अब उनको वो पूछ रहे थे भाई हाँ रहते कहाँ हो ऐसी बातों में, तो मैंने उनको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया। मतलब हाँ यार पास में ही है, मैं भूल गया, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, मेरे को तो फ़ोन में से हो मेरे पास वो लोकेशन। बंदे ऐसे बोले ना कि कहाँ जाना है, तो उन बंदों के साथ साथ एकदम अंदर तक मत चले जाना। नहीं भाई बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना। लेकिन जो भी हुआ कुल मिला के मुझे रेट अच्छे मिल गए। ये मान लो ऑलमोस्ट दुगना रेट मिल गया मुझे। ऑलमोस्ट $1 मैंने मेरा थोड़ा बैंड हो रखा था वो। अगर मेरे पास डॉलर एकदम करारा होता, एकदम साफ़ होता ना, तो मुझे 4000 तक के रेट मिल सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे भी कितनी ज़्यादा बुरी हालत हो रखी है। सेम सीन इथियोपिया में था और सेम सीन यहाँ पे है। अब मैं इसके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ तो बर्मा मेरे लिए और ज़्यादा सस्ता हो जाता है। अब इस हॉस्टल के लिए मैं पे कर रहा हूँ 700 रुपये पर नाइट, जिसमें मुझे अच्छा खासा रूम ये वाली जगह मिली है। और पहले मैं जहाँ रुका हुआ था वो तो और भी ठीक था, उसमें तो मुझे पूरा ऑलमोस्ट रूम ही मिला हुआ था। लेकिन यार वो रूम बहुत छोटा था, टॉयलेट में डोर और कुछ भी नहीं थी, तो वो मुझे थोड़ा शेडी सा लग रहा था। बंदे वो भी ठीक थे, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे आ गया। हाँ भाई, हॉस्टल से अब निकल के वापस बाहर आ गया हूँ मैं। जो पहले वाले एजेंट थे ना उन्हीं में से एक बंदा आके बोलता है अरे सॉरी हम तेरे साथ वो दिन में ऐसे ही वो दूसरा बंदा गलत आ गया था वगैरह। वो ट्रस्ट जीतने वाला एक फैक्टर होता है ना, उस टाइप में कर रहा हूँ। ठीक है हाँ भाई जिस एरिया को मैं छोड़ के जाना चाह रहा था दूसरा हॉस्टल उसी एरिया में आ गया है। तो बाकी कोई नहीं, अब ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। लोग हैं, रात को यहाँ पे बाहर मैं निकलूँगा नहीं। इवन तो आपको दिखने में सारी चीज़ें सब नॉर्मल लग रही होंगी, लेकिन भाई रात का सीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हर कोई कह रहा है कि दिन में आप चाहे कहीं पे घूमो, रात को ना चीज़ें मत करना, क्योंकि मिलिट्री वाले आसपास हमेशा घूमते रहते हैं और चीज़ें कभी भी टेंस हो सकती हैं। तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने सिम कार्ड ली, सिम कार्ड के लिए मैंने पे किए हैं 500 रुपये, जिसके अंदर मुझे 4 GB इंटरनेट मिला और 200 से 250 रुपये की मुझे सिम पड़ गई थी। और जो मैंने खाना खाया था उसके लिए मैंने लगभग पे किए थे 480 रुपये। अगर देखा जाए ना तो बर्मा अभी पहले भी इतनी कोई महंगी कंट्री नहीं थी, और जब से ये डॉलर वाला सीन हुआ है जो ऑफिशियल और ये इस रेट के अंदर डिफरेंस है, उसके बाद तो बर्मा और ज़्यादा सस्ता हो गया। इस लस्सी यू हैव सॉल्टेड ऑल्सो? सॉल्टेड लस्सी नहीं, चीनी है, गुड़ है। चीनी और गुड़ वाला ही होगा, तो आप गुड़ वाला बना दीजिए। आप कहाँ से? यहीं से हैं क्या? इनसे उधर में दूध वाला। अच्छा दूध वाले, अच्छा कैसे हो भाई? आप कहाँ से हैं? इधर ही आया। क्या नाम आपका? कन्हैया। कन्हैया, थैंक यू। आपका क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम। पीछे जो आपको आवाज़ आ रही है ये एक जनरेटर की आवाज़ है, क्योंकि अभी यहाँ पे लाइट कट चल रहा है। तो लगभग दुकानों के बाहर आपको ये छोटे छोटे जनरेटर मिल जाएंगे। लोड शेडिंग की बर्मा के अंदर अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। आई थिंक ये एक मुस्लिम एरिया है। 1869 का मॉस्क है भाई, ये 1869 में मस्जिद बना था। और ये मस्जिद आई थिंक जिस हिसाब से शक्ल मुझे दिख रही है और ऊपर तमिल में लिखा होता, तो ये जो अपने इंडियन मुस्लिम्स हैं उनका है। अरे हाँ भाई, यहाँ पे एकदम मस्जिद के नीचे आपको ये फलूदा वलूदा सारी की सारी चीज़ें खाने पीने को मिलेंगी। ये देखिए एक दुकान के ऊपर हूँ मैं, जो मस्जिद में बता रहा था ना उसके नीचे ये देखिए रसमलाई, सैफरन रसमलाई, चमचम, रसगुल्ला। ये जो दाढ़ी वाले सर आपको दिख रहे थे ना, इनकी फैमिली इंडिया से 200 साल पहले मूव हो गई थी। इवन उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का रूल भी नहीं था यहाँ पे, तब से जो इंडियन तमिल्स हैं और जो बाकी इंडियंस हैं यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे। एक बात माननी पड़ेगी यार, खास करके जो अपनी इंडियन कम्युनिटी है वो बिजनेस में ना काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व है। ये इधर एक बड़ा सा मस्जिद और एकदम मस्जिद के जस्ट सामने है सुले पगोड़ा यांगून। लगभग 1300 ईस्वी में बना था, 800 साल पुराना पगोड़ा। एक टाइम में जो अपनी इंडियंस की कम्युनिटी है उसने यहाँ पे काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन भी फेस किया था, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी के पास यहाँ पे अच्छा खासा पैसा है। और जब आपके पास अच्छा खासा पैसा होता है और वहाँ पे अगर आप माइनॉरिटी में हो तो फिर बाकी लोग आपके साथ बहुत अलग ही वो तरीके से करते हैं। लेकिन इट्स वेरी गुड।
बर्मा के अंदर अगर आप रिलीजियस डेमोग्राफीज की बात करोगे, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि किस तरीके से एग्जिस्ट करती है। बर्मा के अंदर सबसे जो बिगेस्ट पॉपुलेशन है वो है बुद्धिस्ट लोगों की, दैट इज़ अराउंड 89%। दूसरे नंबर पे आती है क्रिश्चियनिटी, वो है 6% के आसपास। तीसरे नंबर पे आता है बर्मा का सबसे बड़ा रिलीजन इस्लाम, जिसकी पॉपुलेशन है अराउंड 4 to 5%। और फिर आते हैं हिंदूज, जिनकी पॉपुलेशन है 0.5 से लेके 1% के बीच में। तो इसी तरीके से बर्मा के अंदर जो रिलीजियस डेमोग्राफीज हैं वो काम करती हैं। और अगर एथनिसिटी की बात की जाए तो सबसे ऊपर है बमार लोग बोले तो, जो एथनिकली बर्मीज बोलते हैं जिनको टिपिकली। दूसरे नंबर पे है शान, तीसरे और चौथे नंबर पे इंडियंस एंड चाइनीज़, वो बराबर से ही हैं। तो बर्मा के अंदर जो रिलीजियस एंड एथनिक डाइवर्सिटी है वो अच्छी खासी है। बर्मा अपने इनिशियल डेज में इस एथनिक डाइवर्सिटी को ढंग से कंट्रोल और ढंग से मैनेज नहीं कर पाई, और इसी कारण है कि बर्मा में आपको बार बार मिलिट्री कूच देखने को मिलेंगे। अभी जो रिसेंटली मिलिट्री कू हुआ था, जब तख्ता पलट हुई, सेना ने पूरी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया और सब चीज़ें अपने हाथ में ले ली, ये हुआ था 1 फरवरी 2021 को। और उसके बाद से बर्मा के ऊपर मिलिट्री शासन लगा हुआ है। व्हाट्सएप यहाँ पे बैन है, फेसबुक यहाँ पे बैन है, इंस्टाग्राम बैन है, लेकिन लकीली यहाँ पे यूट्यूब चल रहा है। और ये एक थोड़ा मुझे अजीब लगा कि यूट्यूब कैसे चल रहा है, लेकिन ठीक है भाई, तो अपने लिए फ़ायदे वाली बात है कि यूट्यूब। लेकिन मैं बर्मा में रहते हुए ये वीडियोस पोस्ट नहीं करूँगा। जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम मैं बर्मा को छोड़ के निकल चुका हूँ यार। मैं नहीं चाहता कि यार किसी प्रॉब्लम में मैं फंसूँ। यहाँ के जो लोग हैं बहुत सही हैं, लेकिन जो मिलिट्री शासन है वो चीज़ों को एकदम यहाँ पर ख़राब कर देता है। बाकी आप देख लीजिए, एक ऐसे नेबरहुड में आया हूँ जहाँ पे इसी टाइप के घर बने हुए हैं। ये थोड़ी थोड़ी है ना आपको फीलिंग जो मिलेगी यहाँ पे देखने को, वो फीलिंग आपको दिखेगी ज़्यादातर एक काइंड ऑफ मिनी बैंकॉक की। बैंकॉक भी ऐसा सही है, शहर है ना ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। शहर तो बहुत पुराना है, लेकिन अंग्रेज़ों ने यहाँ पे ना काफ़ी डेवलपमेंट किए थे। जिसे आप डाउनटाउन बोलेंगे ना, ये एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से बसी हुई है, रोड अच्छे हैं, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस मामले में बिग थम्स अप फॉर यंगून। ये देखिए, मैं यहाँ पे घूम रहा था और सामने मेरे एक अपना द्रविडियन आर्किटेक्चर का एक और मंदिर सामने आ गया है। तमिल में नाम लिखा हुआ है, बर्मीज में लिखा हुआ, और इंग्लिश वाला मैं नाम आपको पढ़ के बताता हूँ। श्री सिद्धि विजयनगर टेम्पल इस्टेब्लिश 5 फरवरी 1858। 1858 में ये टेम्पल बना था भाई, देख रहे हो आप, श्री सिद्धि विजयनगर टेम्पल। मैं लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर चलाऊँगा। इस 1.5 से 2 किलोमीटर के एरिया में मुझे कम से कम 4 से 5 मंदिर मिल गए हैं। और यहाँ पे अपने पान वान और वो सब। तो यहाँ पे जो आपको ज़्यादातर इंडियन कम्युनिटी मिलेगी ना, उनकी सेकंड लैंग्वेज आप तमिल मान सकते हो। तो पहला दिन बड़ा सही जा रहा है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ लगी हुई है, मैदान लगी हुई है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इंडियन मूवी आवर हीरोज विल राइज, द स्पिरिट हंटर। बॉलीवुड का यहाँ पे मैंने सुना है काफ़ी तगड़ा इन्फ्लुएंस है। इवन सुबह सुबह जब मैं खाना खा रहा था ना, उधर जहाँ पे मैंने सिकंजी पी थी, वहाँ पे एक बंदी इंडियन मूवीज़ देख रही थी विद बर्मीज सबटाइटल। मुझे आवाज़ आई हिंदी में, ये क्या हो रहा है, फिर देखा तो एक इंडियन मूवी देख रही थी। तो अपने इंडिया का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अभी चाय पी है। चाय मैंने वैसे एक दूध वाली चाय के लिए मुझे पेमेंट करनी पड़ी। यहाँ पे ये जो काली वाली चाय है, ब्लैक टी, इसके लिए ये एकदम फ्री है। तो ऐसे देखिए, रोड साइड बैठ के चाय पी रहा हूँ मैं अभी। तो भाई ये सीन अभी बर्मा के अंदर, और धीरे धीरे है ना जो बर्मीज मिलिट्री है, बर्मा की जो बाकी स्टेट्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल लूज कर रहे हैं। और काफ़ी लोगों को होप है कि एक बार चीज़ें ख़राब होंगी, लेकिन वो चीज़ ख़राब होती उसके बाद या तो ऐसा होगा कि बर्मा काफ़ी स्टेट्स में टूट जाएगा, और या फिर ऐसा होगा कि बर्मा के जो सारे लोग हैं यूनाइटेड होके फिर से एक नया जो सिस्टम है वो फॉर्म करेंगे। और आई होप एक नया सिस्टम फॉर्म हो यार। बड़े प्यारे लोग हैं, बहुत अनटच्ड कंट्री है अभी भी। बाकी साउथ ईस्ट एशिया में हर जगह टूरिस्टों ने जा के एकदम भट्ठा गोल कर रखा है, लेकिन बर्मा के अंदर अभी भी आपको एकदम ऑथेंटिक और बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस हो सकते हैं। वही मैं अगले कुछ 1 हफ्ता या 10 दिन तक करने वाला हूँ। कल और हूँ मैं यंगून में। यंगून में मुझे कल सुबह सुबह मैं निकल जाऊँगा घूमने। एक तो जो अपनी इंडियन कम्युनिटी है, अभी वैसे जिस एरिया में मैं घूम रहा हूँ यंगून की डाउनटाउन, यहाँ पे भी इंडियन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, लेकिन एक एरिया और है, वो नदी क्रॉस करके जाना पड़ेगा, यंगून रिवर। ये देख लीजिए, ये है यंगून, और चारों तरफ आप देखिए पानी मस्त अच्छा खासा है। और जो अपना इंडियन कल्चर है उसका बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है। अगर इंडियन करेंसी में बात की जाए तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 INR इंटू ऑफिशियल रेट्स 2100 डिवाइडेड बाई 84। तो ऑफिशियल में 1 INR इज इक्वल्स 25 रुपीज़। और जो मैंने रेट लिया है 3730 डिवाइडेड बाई 84। मैंने जो रेट लिया है वो लिया है 44, मतलब कि 1 इंडियन रुपी इज इक्वल्स टू 44 बर्मीज ख्यात बोलते हैं यहाँ की करेंसी को। यहाँ पे अलग अलग जैसे पोर्क हो गया, अलग अलग टाइप का खाना है, ये सॉसेज हैं। जेजुबा थैंक यू। ये भाई यहाँ पे मैं अमरूद खरीदा हूँ 3 पीस। 3 fee $1. ओके ओके यस ओके थैंक यू। Thank you. Jejuba.
ये भाई मैंने लिए 1000 ख्यात के 3 अमरूद। भाई मेरे हॉस्टल में आया और ये देखिए बाहर लाइट है ही नहीं है। सामने वाले भाई ने जनरेटर चला रखा है और इस हॉस्टल में अभी लाइट है नहीं। तो ये भाई अभी क्या कर रहे हैं, ये जनरेटर स्टार्ट करेंगे। अंधेरा हो रखा है नेक्स्ट लेवल वाला। रूम में जा रहा हूँ ऊपर। ओह लाइट आ गई। जनरेटर स्टार्ट करे, लाइट तो कहाँ ही है। लाइट आ चुकी है भाई वापस से। और हम एक बार थोड़ा सिकरजीगंज जीपी की तरफ। ये देखिए शाम का ऐसा माहौल है। स्ट्रीट तो बड़ी प्यारी लग रही है यार। अब लाइट अभी आई है जस्ट थोड़ी देर पहले जब मैं हॉस्टल के अंदर आया था। अभी जो बैग वैग था मैंने हॉस्टल में रख दिया है। रात को जो हॉस्टल वाले बंदे भी है ना, कह रहे हैं कि रात को ज़्यादा लेट बाहर मत निकलना, क्योंकि 9-10 बजे के बाद नई चीज़ें यहाँ पे वो रहती नहीं है सेफ टाइम में। मिलिट्री वाले गन लेके निकल जाते हैं और जो कुछ जो मिलिट्री को रेजिस्ट कर रहे हैं वो पावर्स भी फिर शाम को आ जाती हैं। तो इट्स नॉट सेफ ड्यूरिंग नाइट टाइम। दिन में आप कुछ भी करो सब एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये देखिए एक काइंड ऑफ डिस्को लाइट लगी हुई है इधर। ये देखिए भाई जो अपने इंडिया में शिखर मिलती है ये यहाँ पे मिल रही है। शिखर गुटका। ये बेसिकली आई थिंक बर्मीज़ मेड है। इसके ऊपर बर्मीज़ में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। हाँ अरे गुजरात से आ रही है भाई ये। जय जुबा ब्रदर, जय जुबा। तो भाई एक इंडियन फूड एंटी यहाँ पे आया हूँ मैं। इधर देखिए आपका अपना सारा वेजिटेबल राइस, सब वेजिटेबल चपाती वपाती। इधर अंदर लक्ष्मी जी की, हनुमान जी की और शिव जी की फ़ोटो वोटो लगी हुई है। अपने तमिल बंदों का एक रेस्टोरेंट है। और भाइयों मेरे लिए एक स्पेशल चेयर और टेबल लगाई जा रही है यहाँ पर। यू स्पीक तमिल? हिंदी। हिंदी हिंदी आता है आपको? क्या नाम है आपका? रमेश। रमेश भाई किधर से हैं? यंगून से ही हैं? चारगांव। किधर आपका घर किधर है? चारगांव। चारगांव में। कितना दूर है? 30 माइल। 30 मिनट वॉकिंग। 30 माइल। 30 माइल 30 किलोमीटर। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू यार भाई। भाई जो रमेश भाई मुझे मिले यार इतने सॉफ्ट स्पोकन है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ एकदम इनोसेंट टाइप का फेस है इनका। ये भाई जैसे हर जगह पर आपको इस टाइप में चाय मिलेगी। यार ये वाला जो कल्चर है मुझे काफ़ी सही लग रहा है। आप देखिए रोड साइड में एकदम टेबल वेबल लगा के छोटे छोटे ये स्टूल होते हैं उनके ऊपर बैठ के मज़े से आ जाते हैं। ये भाई मेरा मसाला डोसा आ चुका है। और यहाँ पे नारियल चटनी देता नहीं है? नहीं होगा, चलो ठीक है कोई नहीं। यहाँ पे नारियल चटनी नहीं मिल रहा है भाई, तो मसाला डोसा बिना नारियल चटनी के देखते हैं कैसा लगता है भाई। मसाला डोसे के अंदर सब्ज़ी डायरेक्ट डाली हुई है, आलू को क्रश नहीं किया हुआ है। थोड़ा अलग टाइप का है। ये देखिए भाई पूरे बड़े बड़े आलू के पीस और मिक्स वेज डाल दिए इसके अंदर। तो भाई मेरा डोसा यहाँ पे हो चुका है और उसके लगे मेरे 2500। ओके नंट्री है ना? यू स्पीक तमिल? कंज्यूम वर्ड यहाँ मिलने कंज्यूम ओके नंट्री है ना? तमिल मेरे को इतनी आती नहीं है। मेरे को बस इतना बोलना आता है तमिल तेरी माँ, मतलब कि आपको तमिल आती है। और फिर कंज्यूम बस, इससे ज़्यादा मेरी तमिल की नॉलेज है नहीं। अब भाई मैं जो वो चाय वाली जगह थी ना वहाँ जाके बैठूंगा। पहला दिन सही तरीके से निकल गया। आज मैंने जो खर्चे किए हैं अभी यहाँ पे जो मैं पे करके आया वो है 2500। तो लगभग आप मान लीजिए 60 से 70 रुपये में मुझे यहाँ पे डोसा मिल गया। तो ये देखिए यहाँ पे मैं एक चाय पीने आ गया हूँ। ये भाई साहब अभी मेरे लिए चाय वाय बना रहे हैं। तो इसी की बात कर रहा था मैं। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे टेबल के ऊपर बैठ के एकदम अच्छे तरीके से आप चाय वाय पी सकते हो। बड़े मस्त मजे आते हैं। सोशलाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका, जैसे इथियोपिया में होता था बुन्ना मतलब कॉफ़ी, सेम यहाँ पे व्हाट यू कॉल इट चाय इन बर्मीज? लफे एंड कॉफ़ी चाय इज़ लफे। तो बर्मीज़ में चाय को बोलते हैं लफे। और जो अभी भाई साहब मेरे लिए बना रहे हैं, चाय पी ली है भाई यहाँ पे। मैं एक चाय और ले रहा हूँ थोड़ी सी। इस चाय के लिए मैंने पे किए हैं 800 बोले तो अपने 15 रुपये की चाय हो गई जो अपने इंडिया में मिलती है सेम टू सेम वैसी दूध के साथ। यहाँ पे ना दूध वो एक बक्से में आता है। तो भाई ये क्या करते हैं अपने जब आते हैं तो इतने ज़्यादा ये पैक वैक भर के लेके आते हैं घर से। और रात को एक छोटी सी दुकान लगाते हैं। इधर फ़ोन रखा हुआ है सैटेलाइट वाला और इधर ये छोटे मोटे ये सारे का सारा माहौल है। बड़ा प्यारा है यार ये। ओके थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सर। ये भाई इस हॉस्टल का रूफ टॉप है, छत मान लीजिए आप। और यहाँ पे आ गया हूँ मैं। अभी हॉस्टल में कुछ बंदे बैठे हुए थे, वो भी बात कर रहे थे कि यार भाई कू के बाद लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है। जो खास करके सिटी वाले बंदे हैं वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो यहाँ के लोकल पब्लिक है वो जो इस
मिलिट्री को के अगेंस्ट एक आर्मी बनी हुई है, केरन नेशनल आर्मी करके है, विच इज़ रन बाय द पीपल हु आर इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड जो चाहते हैं कि यार ये जो मिलिट्री रूल है, मिलिट्री शासन है, ये ख़त्म हो जाए। तो काफ़ी लोग जो शहर वाले हैं उनको फंडिंग कर रहे हैं ताकि वापस से म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी आ सके। लेकिन चांसेस अभी बहुत कम लग रहे हैं, क्योंकि पर चांसेस कई जगह हाई भी हैं। कई जगह जो यहाँ की मिलिट्री है वो अपनी पोस्ट को लूज़ करे जा रही है। पूरे देश में यार एक हाहाकार टाइप मचा हुआ है। यंगून में आपको ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन जैसे मैं बाहर जाऊँगा ना, उन सब की जो आहट है कन्फर्म सुनने वाली है मुझे। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। अपने रूम में पहुँच चुका हूँ, अभी नहाने जाऊँगा। यार बहुत गंदी तरीके से हालत ख़राब हो रखी है, पसीने वसीने एकदम अच्छे तरीके से। और कल सुबह भाई मैं सुबह जल्दी उठ के निकल जाऊंगा यंगून को एक्सप्लोर कर लें, और परसों फिर मैं नॉर्थ की तरफ जाने लगूंगा। मैंडले, बगान, जो भी हिस्टोरिकल जगह हैं बर्मा के अंदर, उन सभी जगहों को एक्सप्लोर करूंगा। बस अभी तो यही है भाई, और फिर से आपका स्वागत है इस बर्मी सीरीज़ के अंदर। आई होप ये बर्मा की फर्स्ट वीडियो है और इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि बर्मा के अंदर अभी सिचुएशन कैसी है। दिखने में उतनी ख़राब नहीं है, लेकिन आगे आगे चीज़ें आपको और समझ आएंगी। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।